हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन और मैं आपका फिजिक्स टीचर परवीन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी 9th फिजिक्स का 3rd चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत सारी ऐसी कहीं अनसुनी बातें हम जानेंगे, इसमें समझेंगे कि ग्रेविटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटी वर्ड आया कहाँ से, किसने बनाया। उसके बाद हम जानेंगे, हम समझेंगे क्यों हम चल पाते हैं, क्यों हमारी अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, इनके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, तो वन बाय वन हम हर एक चीज़ को स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटी होता क्या है? देखिए, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कब करता है, जब उस पर फोर्स लगती है। क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट कैसे रहना चाहता है, वो जैसा है वैसे रहना चाहता है। रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। चलेगा कब? जब हम चलाएंगे, जब हम उसको उस पर फोर्स लगाएंगे। तो जैसे मान लो ये मैंने एक चौक का टुकड़ा है ऊपर फेंका, लेकिन ये वापस नीचे आ गया। क्यों? नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? जब कोई चीज़ डायरेक्शन चेंज करती है, क्या हुआ? मैंने तो ऊपर फेंका था, ये नीचे आया, डायरेक्शन चेंज हुई। डायरेक्शन चेंज कब होती है? जब इस पर फोर्स लगती है। तो जब ये ऊपर गया फिर वापस नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब नीचे की तरफ इस पर एक फोर्स लग रही है। और कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कब करता है? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कि उस डायरेक्शन में उस पर कोई ना कोई फोर्स लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद सम फोर्स। उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स वर्ड आया कहाँ से? ग्रेविटी, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटी वर्ड आया कहाँ से? देखिए, इसके बारे में एक बहुत ही फेमस स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक बार न्यूटन नाम का साइंटिस्ट एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक से एक सेब एप्पल टूटकर गिरती है, उसके सिर पर लगती है। तो उसने दिमाग लगाया, उसने सोचा कि ये सेब ऊपर से टूटकर नीचे क्यों गिरी, और गिरी तो उस पर लगकर वापस ऊपर क्यों नहीं गई। तो वहाँ से उसने सोचा जरूर उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही है। तो उसने उस फोर्स को नाम दिया कि कौन लगा रहा है। तो सोचा कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो लगा ही रहा है, तो सोचा कि अर्थ लगा रही है। तो उसने उस फोर्स को नाम दिया कि उसने बोला कि हमारी अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को, अर्थ क्या, उसने बोला कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी हमारे यूनिवर्स में कैसी फोर्स है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक फोर्स है जिसकी वजह से सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अब ये ग्रेविटी वर्ड थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि रियल में होता क्या था, पहले क्या होता था, पहले क्या सोचते थे लोग, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या चेंज आया हमारी लाइफ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बहुत साल पहले जाते हैं, 2-2.5 हज़ार साल पहले से शुरुआत करते हैं कि पहले क्या सोचते थे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि हम जान सकें ग्रेविटी वर्ड आया कहाँ से, किसने बनाया और कैसे बनाया। क्या रियल में सारी चीज़ें न्यूटन ने की? क्या उससे पहले कोई ऐसा शख्स नहीं था जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में सोचा नहीं होगा? ग्रेविटी के बारे में सोचा नहीं होगा। तो आइए हम थोड़ा सा उसके बारे में, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलते हैं। करीबन 2-2.5 हज़ार साल पहले से शुरुआत करते हैं। एक फिलोसफर होते थे कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि पढ़ाई कैसे होती थी। जैसे आपने सुना होगा ना, टीवी वगैरह में, फिल्मों में देखा होगा कि पुराने हमारे राजा महाराज यानी 1000-1500 साल पहले पढ़ाई कैसे करते थे। हमारे क्या करते, गुरु ऋषि महाराज क्या करते थे कि वो आश्रम में बच्चों को पढ़ाते थे। ऐसे ही विदेशों में क्या होता था कि वहाँ पर स्कूल तो नहीं थे, स्कूल तो बहुत बाद में है। वहाँ पर भी क्या पढ़ाई कहाँ होती थी? चर्च में। हमारे यहाँ आश्रमों में और विदेशों में कहाँ? चर्च में पढ़ाई होती थी। तो ये जो पुराने टाइम में जो चर्च में पादरी लोग पढ़ाते थे, उनको फिलोसफर बोलते थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे। तो ऐसे ही एक फिलोसफर थे क्लॉडियस टॉलेमी। कब के हैं ये, कब की बात है? 385 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कैलेंडर से 385 साल पहले। उन्होंने एक बात बोली थी कि ये पूरी दुनिया कैसी है, ये पूरी दुनिया कैसी है? जियोसेंट्रिक। क्या बात बोली थी? जियोसेंट्रिक। अब इसका मतलब समझिए, जियोसेंट्रिक का क्या मतलब है। उन्होंने कहा था, उनका कहने का मतलब ये था कि
हमारी अर्थ स्टेशनरी है और बाकी सारी चीज़ें इस यूनिवर्स में जितने भी हैं, प्लेनेट हैं, सन है, स्टार है, सारी चीज़ें हमारी अर्थ के चारों ओर घूमती हैं, हमारी अर्थ के चारों ओर घूमती हैं। उन्होंने ये बोला था और काफ़ी सालों तक ये चलता रहा, 1000-1500 साल तक ये चलता रहा। और लोग मानते थे कि हमारी अर्थ, क्योंकि वो ये सोचते थे कि हम खड़े हैं, हिल डुल नहीं रहे, तो हमारी अर्थ स्टेशन, सूरज चलता है इधर से निकल के उधर चला जाता है, तो घूम कौन रहा है? सन। चक्कर कौन लगा रहा है? सन। तो उन्होंने कहा कि सूरज वहाँ से निकलता है और वहाँ पर छिप जाता है और ऐसे चक्कर लगा रहा होगा। ठीक है, उन्होंने कहा ये चीज़ें चलती रही, काफ़ी साल तक चलती रही और यही चीज़ों पर उनका बिलीव था। उसके बाद बहुत सालों बाद एक पहले शख्स आए जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस, ये भी वही चर्च वगैरह में पढ़ाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा कि हमारा यूनिवर्स, हमारी दुनिया जियोसेंट्रिक नहीं है, हीलियोसेंट्रिक है। क्या है? हीलियोसेंट्रिक। अब हीलियोसेंट्रिक का क्या मतलब हुआ? हीलियोसेंट्रिक, इसका क्या मतलब होता है? उनका कहने का मतलब होता है कि सन स्टेशनरी है और बाकी सारी चीज़ें उसके चारों ओर घूम रही हैं। यानी सेंटर में कौन है? हीलियो, मतलब सन। और टोलेमी ने क्या कहा था? सेंटर में कौन है? अर्थ और बाकी सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा, बट उस टाइम के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि जो बहुत सालों से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मान लो आपकी कोई एक परंपरा है और जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है, कोई बंदा आकर बोले कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है और मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तो उस चीज़ को हम मानते नहीं और लोग उसको क्या बोलते? चलना तो पागल है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। जो पुराने प्रोफेसर थे, फिलोसफर थे, जो वहाँ पर पढ़ाते थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि अपने स्टेटमेंट वापस ले। उन्होंने कहा कि नहीं, बार बार दबाव, इसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा, उनको कैद भी कर दिया कुछ टाइम, फिर उनको रिहा कर दिया। लेकिन दिक्कत उनके साथ एक ये थी कि वो इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाए। और लेकिन पहले ऐसे शख्स थे कि जिन्होंने बोला था कि हमारा दुनिया कैसी है? हीलियोसेंट्रिक। कैसी है? हीलियोसेंट्रिक। ठीक है, वो प्रूफ नहीं कर पाए। मूव कर रहे हैं। तो एक शख्स थे, उनके बाद 16th सेंचुरी में गैलीलियो नाम के शख्स, उन्होंने कहा, उससे पहले एक और फिलोसफर थे एरिस्टोटल, आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना, जो कोपरनिकस ने बोला कि सारे के सारे प्लेनेट जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सन के चारों ओर घूम रही हैं। बट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल स्टेटमेंट वो सारी चीज़ें गलत थी। कैसे? एरिस्टोटल ने क्या बोला था? एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ टेंडेंसी टू बी एट रेस्ट, कि हर एक ऑब्जेक्ट कैसे रहना चाहता है? रेस्ट में। कैसे रहना चाहता है? रेस्ट में। तो उनसे पूछा गया कोपरनिकस से, अगर हर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है तो अर्थ आपका, उन्होंने कहा जो आप बोल रहे हो कि अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, अर्थ तो बहुत बड़ी है, इतनी हैवी बॉडी कुछ टाइम के बाद रेस्ट में क्यों नहीं आ जाती, रुक क्यों नहीं जाती इतनी हैवी बॉडी? तो इस बात का जवाब उनके पास नहीं था। लेकिन उसके बाद एक शख्स आए, गैलीलियो, जिनका फिजिक्स में बहुत बड़ा नाम है, जिनको पुराने टाइम पर मॉडर्न साइंस का फादर ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता था, और बहुत सारी ऐसी लॉ प्रिंसिपल उन्होंने बताए जिनके बेसिस पर आजकल काम हो रहा है। तो गैलीलियो ने बोला कि उन्होंने एक लॉ बनाया, लॉ ऑफ इनर्शिया। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो वो उसको मेंटेन करेगा तब तक जब तक कि हम उसको डिस्टर्ब ना करें, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, तो इस बात से गैलीलियो ने, जो कोपरनिकस ने स्टेटमेंट दी थी, थोड़ा सा गैलीलियो को लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि अर्थ घूम रही है लगातार सन के चारों ओर कांस्टेंट स्पीड से,
और वो रुकेगी कब? जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। तो इसका मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रही है। ठीक है, तो गैलीलियो ने ये स्टेटमेंट दी। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, लेकिन प्रूफ वो भी नहीं कर पाए, कुछ बता नहीं पाए। उसके बाद उसी टाइम पर एक और गैलीलियो के साथ ही एक साइंटिस्ट थे, एक बहुत यानी उस टाइम के बहुत पैसे वाला इंसान, बहुत रिच पर्सन, टाइको ब्राहे। लोग उसको सनकी भी बोलते थे, पागल भी बोलते थे। वो क्या करता था, उसका एक ही काम था, वो सारी रात क्या करता था, सन्स को, स्टार्स को, प्लैनेट को, इनको देखता रहता था। और क्या करता था, मैप बनाता था, मैप, और बहुत बढ़िया मैप बनाता था। वो देखता था कि एक स्टार आज यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर, और उनका एक मैप बना लेता। और उसने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ यही काम किया। उसने बहुत सारे मैप बनाए, बहुत सारे कैलकुलेशन की, बट उनकी मौत हो गई। हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। और वो उस चीज़ को, उन्होंने सारी चीज़ कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ स्टडी तो कर लिया, मैप वगैरह सब कुछ तो बना लिए, लेकिन वो उसको दुनिया के सामने नहीं रख पाए। अब उनके रिकॉर्ड को स्टडी किया बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन केपलर। उनकी डेथ के बाद, किनकी? टाइको ब्राहे की डेथ के बाद जो टाइको ब्राहे ने डाटा इकट्ठा किया था उसको स्टडी किया जॉन केपलर ने। और उन्होंने उस डाटा के बेस पर बहुत ही फेमस 3 लॉ बनाए, जिसको आज सारी दुनिया मानती है, जिनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। उन्होंने बताया कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, किस पाथ में घूमती है, किस स्पीड से घूमती है, कितना टाइम में चक्कर पूरा करती है। इनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो ठीक है, उन्होंने बता दिया कि हाँ ऐसे घूमती है, ठीक है। लेकिन उनसे भी सवाल पूछे गए। क्या सवाल पूछा गया कि जो सन नहीं, मून जो घूम रहा है, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो मूव कर रही हैं, और अब पुराने सवालों को रिपीट किया गया, जो कि कोपरनिकस से पूछा गया था कि वो ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद रुक क्यों नहीं जाता। तो जॉन केपलर भी उनको प्रूफ नहीं कर पाए, एग्जैक्टली उनको प्रूफ। उसके बाद जो साइंटिस्ट न्यूटन, जिन्होंने किया कि उन्होंने केपलर्स लॉ को भी स्टडी किया, केपलर्स लॉ को, और उन्होंने गैलीलियो ने जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसको भी स्टडी किया। और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से उन्होंने एक लॉ बनाया, हमारा नेचुरल लॉ, जिसको नाम दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उनके बेस पर उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स। कैसी? अट्रैक्टिव फोर्स। और उसको नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोल सकते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सवाल ये था कि जो सन है, मून है वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। ये जो मान लीजिए हमारी अर्थ है और मून इसके एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। तो ये इसकी तरफ आता क्यों नहीं है? अब इस सवाल का जवाब भी मिला। इस चीज़ को भी प्रूफ किया किन्होंने? न्यूटन ने। कैसे प्रूफ किया? देखिए, मान लो आप एक पहाड़ी पर हो, ये एक सरफेस है और ये एक पहाड़ी है, ठीक है। ध्यान से सुनना, यह बात बहुत काम आएगी, बहुत काम। आप यहां पर खड़े हो, आपने एक बॉल ली और यहां से नीचे डाल दी, ये ऐसे आएगी, ऐसे आई बॉल, यहां पर गिरी गई, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उस बॉल को थोड़ी सी फोर्स दे दी और ऐसे थ्रो कर दिया, तो वो बॉल क्या आएगी? वो पहले थोड़ा सा सीधा जाएगी जो आपने फोर्स दिया, और फिर उसके बाद वो नीचे आएगी, ठीक है।
उसके बाद क्या किया, थोड़ी सी और ज़्यादा फोर्स दी, उसको वेलोसिटी दी, फोर्स दी, तो क्या होगा, वो बॉल ऐसे, और ज़्यादा डिस्टेंस, और ज़्यादा दी, फिर वो फोर्स पहले सीधी जाएगी और फिर वो ऐसे आएगी। ठीक है, अब ये आप उसको वेलोसिटी देते जा रहे हो बॉल को और फोर्स लगा रहे हो, और बॉल कुछ टाइम बाद आकर सरफेस से टकरा जाती है। ठीक है भाई, सरफेस से टकराती है, ओके। लेकिन सोचिए ये बॉल सरफेस पर आकर क्यों टकराती है, क्योंकि आपके सामने क्या है, प्लेन सरफेस, क्या है, एक प्लेन सरफेस। सोचो, अगर सोचिए, मान लो हम इसी चीज को एक दूसरे तरीके से पढ़े समझे, किसको, मून का एग्जांपल लेकर, मून का। अब मैं कहूं कि आपके पास ये अर्थ है और आप यहां पर हो, ठीक है। अब उसी बॉल को, फॉर एग्जाम्पल के लिए रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी दूर जाकर अर्थ पर बॉल फेंको। अब आपने एक बॉल ली, यहां से टकराई, आपने यहां डाल दी, ठीक, कुछ और फोर्स लगाई, फिर वो फोर्स यहाँ, लेकिन हमारी अर्थ, अब पहले हमने क्या ली थी, फ्लैट सरफेस, हम छोटा डिस्टेंस ले रहे थे, अब हम बहुत लंबा डिस्टेंस इमेजिन कर रहे हैं, और लंबे डिस्टेंस के कारण हमारी अर्थ की शेप क्या है, राउंड है, राउंड शेप, कुछ इस प्रकार। तो मून के बारे में ये सोचा गया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देते हैं और ये क्या करती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये क्या करती है, ये उसको, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब मून को। तो पहले सोचा गया कि मून जब आया होगा, बना होगा कहीं से, कोई टुकड़ा टूटकर आया होगा, तो उसके पास इतनी वेलोसिटी होगी कि वो ऑब्जेक्ट, वो ऐसे आया, एंटर किया, और वो ऑब्जेक्ट ऐसे चलकर, और इतनी वेलोसिटी थी उसके पास, तो ये अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है और कर रही है, करती गई ऐसे 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 ऐसे, इतनी वेलोसिटी थी। लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी पर अगर कोई चीज़ ऐसे लग रही है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। फोर्स तो लग रही है इस पर, इस तरफ, और ये फोर्स ऐसी थी, इतनी वेलोसिटी थी, फोर्स लगती रही, और ये राउंड चक्कर लगाना इसने शुरू कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, किसका, मून का। और यही कुछ, ऐसा ही कुछ अर्थ का सन के साथ हुआ होगा। पहले का हमें क्या पता, ये चीज़ तो कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि अर्थ बनी कैसे, कहाँ से आई, सन कैसे आया, मून कहाँ से आया। सब अपनी अपनी राय देते हैं, कोई पर्टिकुलर को प्रूफ नहीं है। तो ये सोचा गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ आता है, उस पर फोर्स लग रही है, वो जाना कहाँ जाता था, सीधा, बट ये अर्थ क्या करती है, उसको अट्रैक्ट करती है। अर्थ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अब अर्थ अट्रैक्ट करेगी तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा घूमकर, और वो सर्कल में ऐसे घूमता रहेगा, फोर्स लगती रहेगी। अब उसको सर्कुलर मोशन में कौन मेंटेन रखती है, और हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसके लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव नहीं कर सकता नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मून के केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो काम कर रही है, वो कौन सी फोर्स कर रही है, जो अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार न्यूटन ने बोला कि यही रीजन होगा कि मून इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता होगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको किस पाथ में रखती है, सर्कुलर पाथ में। ठीक है अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया कि ठीक है भाई, मान लिया कि अर्थ सन को अट्रैक्ट करती है, तो सॉरी सन को नहीं, मून को, तो मून भी तो अर्थ को अट्रैक्ट करता होगा जरूर। उन्होंने कहा हाँ। तो लेकिन जब कंपेयर किया, इसको हम थोड़ा बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम देखते हैं, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन
करते हैं उस लॉ की जो कि न्यूटन ने हमें बताया। फिर हम इन सारी चीज़ों को कि कंपेयर करेंगे कौन कितनी फोर्स लगा पाता है और कौन नहीं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, क्या अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, और यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग न्यूटन ने जो केपलर्स ने लॉ बनाए प्लेनेटरी मोशन, और जो गैलीलियो ने जो हमें लॉ ऑफ इनर्शिया दिया, उन दोनों को कंबाइंड स्टडी करके एक लॉ बनाया कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। और कौन सी, अट्रैक्टिव फोर्स। उन्होंने बोला कि सारे के सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट in this universe attract each other with some force, and that force is directly proportional to product of their masses, एंड साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of distance between them। ये स्टेटमेंट उन्होंने दी कि इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। और वो फोर्स किस चीज़ पर डिपेंड करती है, आइए हम उसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, वो फोर्स उन्होंने बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, मतलब डायरेक्ट डिपेंड करता है। कैसे हम देखेंगे कि मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये ए, दूसरा ऑब्जेक्ट ये बी, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, हम मान लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, जितना इनका मास है उन दोनों का प्रोडक्ट, जितना इनका मास है उन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इसका जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी भाई। आर के उन्होंने बोला कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा। जितना ज़्यादा उनके बीच में डिस्टेंस होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे वो फोर्स कम होती चली जाएगी। जैसे जितना पास रहेंगे उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, जितना दूर जाएंगे उतनी ही कम। ठीक है, तो अब हम इसको कंबाइन करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर।
ठीक है। और ये फोर्स कौन सी लग रही है? ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सी? अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, रिपेल नहीं करेंगे, अट्रैक्टिव। अब हम इस साइन को हटाते हैं। अगर हम इस साइन को हटाते हैं तो इसकी जगह हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। यहां पर जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे g, m1 एंड m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर f। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वो फॉर्मूला है किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब यहां से देखिए F किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? जितना ज़्यादा उन दो बॉडीज़ का मास होगा उतनी ही ज़्यादा वो फोर्स लगाएंगे। जैसे जैसे उनके बीच में डिस्टेंस कम ज़्यादा होगा वैसे वैसे फोर्स भी कम ज़्यादा होगी, ठीक है। m1 m2 जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा R बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, R बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी। यहाँ से G की वैल्यू देखिए, G की वैल्यू हम निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। F कैपिटल G किसके इक्वल होगा? F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 एंड m2। और जब इसको कैलकुलेट किया गया तो इसकी वैल्यू जो आई वो आई 6.673 इंटू 10⁻⁻11 -11। इसकी यूनिट क्या होगी? ये क्या है? इसको हम क्या लिखेंगे? क्योंकि जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसकी यूनिट बनाते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट न्यूटन। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2 एक मास किलोग्राम, दो हो गए, किलोग्राम का स्क्वायर हो गया, तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट होगी, ये इसकी मैथमेटिकली वैल्यू हो गई, ठीक है। ये G ही है जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ को हमें बताता है कि कितनी होगी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ को बताता है। ये स्टेटमेंट, ये लॉ दिया किन्होंने? न्यूटन ने, जिसमें हमें बताया उन्होंने कि जो फोर्स लगती है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? दोनों ऑब्जेक्ट के। अब ये क्वेश्चन उठता था कि जब वो सेब नीचे गिरे, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरा, मान लो ये चौक का टुकड़ा नीचे गिर रहा है, अर्थ क्या कर रही है? इसको अट्रैक्ट कर रही है, विच अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है, बट ये टुकड़ा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये भी तो अर्थ पर फोर्स लगाएगा। तो अर्थ इसकी तरफ क्यों नहीं जाती? तो अर्थ इसकी तरफ क्यों नहीं मूव करती? ये नीचे जाता है, इस पर फोर्स लगती है। तो क्योंकि न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने पहले भी 3 लॉ बनाया ना मोशन के लिए। न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक ऑब्जेक्ट जितनी फोर्स दूसरे पर लगाएगा उतनी फोर्स वो ऑब्जेक्ट उस पर लगाएगा, लेकिन वो वाली फोर्स हमें दिखाई क्यों नहीं देती? तो सोचो, इस चीज को एक्सप्लेन किया, इस चीज को भी एक्सप्लेन किया न्यूटन ने। कैसे? अपने सेकंड लॉ से। सोचिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, सोच के देखिए क्या था, याद है ना सबको? F इज इक्वल टू ma, याद है? न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यही इक्वेशन निकाली थी हमने। अब सोचो A का फॉर्मूला यहां से निकाली, A F/m। ये अब आप सोचोगे कि ये फॉर्मूला यहां पर क्या काम आएगा? आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? एक्सेलेरेशन, ये m हम किसका लेते हैं? जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है, जिस पर हम फोर्स लगाते हैं। अब सोचो, अर्थ ने उस एप्पल पर फोर्स लगाई, ठीक है, अर्थ ने एप्पल, तो एक्सेलेरेशन, फोर्स लगने के बाद क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होती है। क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होगी तो कितनी होगी और कैसे होगी? वो किस चीज पर डिपेंड करेगी? मास पर भी तो डिपेंड करेगी। एप्पल का मास कितना था? 100 ग्राम, 200 ग्राम। तो मास जितना कम, एक्सेलेरेशन उतनी ही ज्यादा। अब इसका रिवर्स कीजिए। रिवर्स कैसे? कि वो एप्पल अर्थ पर फोर्स लगा रही है, लेकिन अर्थ का मास तो देखिए कितना है,
कितना, बहुत ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा मास उतनी एक्सेलरेशन कम। तो हमें क्या लगता है कि अर्थ जो हर एक ऑब्जेक्ट को, मान लो इस टुकड़े को अपनी तरफ खींच रही है, इसकी एक्सेलरेशन तो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत कम है और इसकी एक्सेलरेशन हमें दिखाई देती है। लेकिन जो ये फोर्स, ये ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर फोर्स लगाता है, अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, तो ड्यू टू देयर मास, हैवी मास किसका, अर्थ का, उसके कारण जो अर्थ की एक्सेलरेशन होती है वो बहुत कम होती है मास के कारण, और वो हमें दिखाई नहीं देती और वो ना हमें फील होती है, ना हमें वो फील होती है। तो इस चीज़ को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया और इसको हम बाद में एक बार और हम इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करेंगे कि मान लो दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट, दो चौक के टुकड़े, न्यूटन के अकॉर्डिंग तो इन दोनों के बीच भी फोर्स लग रही है। आप हो, आपके पास कोई दूसरा शख्स बैठा है, तो आप दोनों के बीच भी कुछ न कुछ फोर्स लग रही है, लेकिन वो फोर्स आप एक दूसरे की तरफ जाते क्यों नहीं है? फोर्स तो लगती है, क्यों नहीं जाते हैं? इसका क्या रीजन होता है? तो इसको हम प्रूफ करते हैं। कैसे? एक बार इसको नोट करिए, फिर हम उस चीज को भी प्रूफ करेंगे कि आपके बीच लगने वाली फोर्स हमें क्यों नहीं फील होती, हमें क्यों नहीं दिखाई देती। नोट करो इसको जल्दी। आइए अब हम देखते हैं कि जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स जो लगती है वो कितनी होती है और वो हमें क्यों फील नहीं होती, इसका क्या रीजन होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फॉर्मूला क्या है हमारे पास फोर्स का, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाली फोर्स का, Gm1m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। मान लेते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट A एंड B, किसी को भी मान लो, दो ऑब्जेक्ट है, कितना, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, इसका हम मान लेते हैं 1 kg, इसको भी, दोनों का मास कितना है 1 kg, m1 m2। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस भी हम कितना मान लेते हैं 1 मीटर। तो आइए इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाली फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फोर्स रख दिए वैल्यू, जी की वैल्यू कितनी थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। तो फोर्स कितनी लगेगी, तो कितनी आई, F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, इतनी फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स की वैल्यू देखिए माइनस में है। ठीक है, ये वैल्यू अभी होल्ड कीजिए। अब हम एक चीज़ को और कंपेयर करते हैं। अब हम इन ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर करते हैं, कौन सा, अर्थ। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है अर्थ, ये अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, मान लेते हैं इस पर कितनी फोर्स लगाता हो, इसका मास हम मान लेते हैं 1 kg, कितना मान लेते हैं 1 kg। ठीक है, और अर्थ, ये जो फोर्स लगती है कहाँ से कहाँ तक लगती है, इन ऑब्जेक्ट के सेंटर तक। तो ये इनके बीच में r कितना होगा, तो हमारे अर्थ का सेंटर जो ये r की वैल्यू होगी रेडियस की, वो कितनी होगी, सोचिए। हमारे अर्थ का रेडियस कितना है, इस सेंटर से हमारी सरफेस तक का डिस्टेंस कितना है 6400 किलोमीटर। r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, ये r की वैल्यू। ठीक है, आगे अब हमारे पास, अब फोर्स निकालते हैं कितना होता है, जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6.10⁻24 इंटू 1 डिवाइड बाई r स्क्वायर। r क्या कितना है यहाँ पर, क्योंकि सेंटर की तरफ लगती है फोर्स, हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर तक लगती है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेते हैं हम r, ये वाला जो डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में। ठीक है, तो ये कितना बन गया 6.4 इंटू 10⁻6। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वाली फोर्स जो आएगी 9.8 न्यूटन आती है। कितनी आती है, आप कैलकुलेट कर लेना, फोर्स इतनी आएगी। तो सोचिए अर्थ कितनी फोर्स लगाती है, 9.8 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन। ठीक है, अब इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, ये कितनी फोर्स लगा, -11। ये फोर्स बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज वेरी लेस। लेकिन ये वाली फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ आता है वो हमें उस ऑब्जेक्ट पर लगती हुई फोर्स हमें दिखती है, फील भी होती है।
बट अर्थ पर वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाएगा वो नहीं दिखते। या फिर आप दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जिनका मास बहुत कम है, उनके बीच जो फोर्स लगेगी वो भी हमें नहीं फील होती। यही रीजन होता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या काम आता है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बारिश होती है, पानी ऊपर से नीचे गिरता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एटमॉस्फेयर को जो होल्ड रखता है वो कौन रखता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मून हमारी अर्थ के चारों ओर घूमता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? सर्कल में घूमता है। या फिर जो भी प्लेनेट सन के चारों ओर घूमते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट राउंड किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर कब घूमेगा? जब उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, यानी कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी सर्कुलर मोशन में रहने के लिए कैसी फोर्स की जरूरत पड़ती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की। और वो फोर्स कौन देता है? कौन देता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ सूर्य के चारों ओर घूमती है, सारे प्लेनेट सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उनको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? सन की ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि सन की भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ठीक है, तो ये हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां पर हमने जाना कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी फोर्स लग सकती है, अर्थ कितनी फोर्स लगा सकती है। ठीक है, तो अब आपने एक चीज देखा होगा कि ये इसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसलिए आर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी स्क्वायर में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। न्यूटन्स लॉ को हम क्या बोल सकते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, और ये लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये न्यूटन ने कहां से कॉन्सेप्ट उठाया था? केप्लर्स लॉ से। जो केप्लर्स ने तीनों लॉ बनाए थे, जो लास्ट वाला थर्ड लॉ था टाइम पीरियड के लिए, वहां से उसने उसको निकाला था। तो कैसे न्यूटन्स लॉ ने केप्लर्स लॉ को यूज किया था और केप्लर्स लॉ ने कौन कौन से लॉ दिए थे, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।